क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। आइए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये सारा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा आपका वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। आइए एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मोलारिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। मोलारिटी को एक्सप्रेस्ड किया जाता है। मोलारिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो मोलरता को व्यक्त किया जाता है। देखिए मोलारिटी हम लोग पढ़े थे, तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये देखिए ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसकी यूनिट बताइए क्या होगा। देखिए तो इसका यूनिट होता है नंबर ऑफ मोल्स का मोल और वॉल्यूम का क्या होता है लीटर। तो हम मोलारिटी को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बोलिए मोल पर लीटर में। तो मोलारिटी को एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है मोल पर लीटर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोल पर लीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है वो है मोलालिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। मोलालिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? देखिए तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मोलालिटी को, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड को देखिए जब भी सॉल्यूशन पढ़िएगा ना तो सॉलिड को a से और सॉल्वेंट को b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए सॉल्वेंट इन केजी। अब इसका यूनिट निकालिए तो मोल का यूनिट होता है नंबर ऑफ मोल्स का मोल, और वेट का आप जानते हैं केजी होता है। तो मोलालिटी को किस में रिप्रेजेंट कीजिएगा? मोल पर केजी में। तो देखिए मोलालिटी का जो यूनिट होता है वो मोल पर केजी, यानी इसको मोल पर केजी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है कहता है इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज सेड टू बी। अब समझिए क्या दिया हुआ आपका? 18 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज सेड टू बी। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ग्लूकोज प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सॉल्यूट है। और ये क्या दिया हुआ है? सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। आपको पता है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है तो मोलालिटी निकलेगा। कारण देखिए यहाँ पर मोलालिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। इसकी फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इस तरह से लिखेंगे। अब बताइए यहाँ से मोलालिटी अगर निकालिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड 18 ग्राम दिया हुआ है आपका। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। देखिए गिवन मास बाय मोलर मास, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। n की जगह पर आप लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। ये बताइए कि वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होता है? केजी में। तो यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ केजी लिख देंगे। अब यहाँ m इज इक्वल टू आपका हो जाएगा गिवन मास कितना दिया हुआ आपका ग्लूकोज का? 18 ग्राम। तो ये 18 ग्राम लिख देंगे डिवाइडेड बाय मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है? देखिए मोलर मास ग्लूकोज का होता है 180 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, लेकिन आपका किस में दिया हुआ है? 1000 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप ग्राम लिखिए, लेकिन जब ग्राम में लिखे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना होता है। वैसे भी सुनिए ना 1000 ग्राम है तो 1 केजी होगा, तो 1 लिख सके। वैसे भी कट जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखिए 18 बट्टा कितना गया? 18 बट्टा 180। 18 बट्टा 180 इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? 0.1 आएगा, 0.1। और मोलालिटी का जो यूनिट होता है उसको हम मोल पर केजी या मोलल कह देते हैं। तो आप ही बताइए कितना हो जाएगा? 0.1 मोलल हो जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं, और सॉल्यूशन आपका करके कितना आता है? 0.1 मोलल आता है। तो जो आपका क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 मोलल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका? द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो सॉलिड की नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए the properties of solution which depends upon the number of solid particles but
do not depends upon the nature of solid particles are called colligative property। किसी सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी जो सॉलिड की नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, न कि उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, किसी सॉल्यूशन की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स पर डिपेंड करेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन है, देखिए द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द रिलेशन। कहता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका है वो एक्सप्रेस्ड किया जाता है किस रिलेशन से? देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग दिखाते हैं पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। और जो पाई का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, एक फॉर्मूला, सॉरी यहाँ देखिए पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है। एक और फॉर्मूला आप पढ़े होंगे यहाँ पर ऐसे पाई इंटू भी इज इक्वल टू आर इंटू टी, ऐसे लिख देते हैं एन इंटू आर इंटू टी। पाई भी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़े होंगे, या पाई यहाँ ऐसे पढ़े होंगे पी भी इज इक्वल टू एनआरटी, ये भी फॉर्मूला पढ़े होंगे। देखिए पी भी इज इक्वल टू एनआरटी या पाई भी इज इक्वल टू एनआरटी। अब यही जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसकी जगह पर पी की जगह पर क्या लिख देते हैं? पाई लिख देते हैं। अब यहाँ पर पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन अपॉन भी लिख सकते हैं इसको, आर इंटू टी हो जाएगा। और एन अपॉन भी को मोलारिटी या कॉन्सेंट्रेशन सी कहते हैं। तो यहाँ देखिए पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी इंटू आर इंटू टी लिख सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी से। अब देखिए रिलेशन आपको खोजना है तो कैसे रिप्रेजेंट क्या करेंगे? पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ आपका, पाई इज इक्वल टू सी आर अपॉन टी, पाई इज इक्वल टू सी टी अपॉन आर। अगला देखिए इसमें क्या दिया हुआ ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है पाई अपॉन सी इज इक्वल टू आर टी। तो अभी बताया था, देखिए पाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? सी इंटू आर इंटू टी। अब पाई अपॉन सी लिखिएगा तो आर इंटू टी तो रह ही जाएगा ना। तो देखिए ये रिलेशन आपका यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पाई अपॉन सी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार आपके होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कहते हैं यहाँ पर। देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ क्या आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ क्या है? वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यहाँ तो सिर्फ वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट, ये तीनों आपका नहीं है। जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। दूसरा क्या होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो कहीं नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इस ऑप्शन में नहीं है। और नेक्स्ट आपका होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि इसमें नहीं है। तो सिर्फ आपका सही आंसर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर, यही एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सबको ही हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। यहाँ देखिए अगला जो प्रश्न आपका है, द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? CaNO3 का होल ट्वाइस, इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या है? तो देखिए वांट ऑफ फैक्टर के लिए जो सॉल्ट गिवन होता है उस सॉल्ट को आप तोड़िए और जितने टोटल नंबर ऑफ आयंस मिलता है उसको हम लोग कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो पहले इसको तोड़िए तो आप, तो देखिए यहां से टूटेगा Ca, एक आयंस आपको मिलेगा कैल्शियम, दूसरा क्या मिल जाएगा? NO3। तो इस तरह से आप तोड़ेंगे। अब तोड़ने का तरीका कुछ नहीं है, देखिए इसका पैर का जूता इसके माथा पर रख दीजिए और इसके यहाँ कुछ नहीं है तो इसके पैर का जूता इसके माथा पर रख दीजिए। और आपको पता है पहले वाले पे प्लस रखिए, दूसरे वाले पे माइनस रखिए। अब एक बात बताइए, इसको बैलेंस कीजिए। कैल्शियम की संख्या कितना है? 1, तो कैल्शियम की संख्या 1 हो जाएगा। नाइट्रेट कितना है? 2, तो यहाँ पर 2 लगाइए। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना है? तो 1 कैल्शियम का आयन है और 2 आपका नाइट्रेट का आयन है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना हो जाएगा? 3। इसलिए वांट ऑफ फैक्टर इसका कितना होगा? आपका 3 हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इनमें से कौन टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है। तो देखिए आप पढ़े हैं, आप पढ़े होंगे नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, मोलारिटी और फॉर्मेलिटी। ये जो मोलालिटी होता है, मोलालिटी ये आपका डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पर। मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड इसलिए नहीं करता है क्योंकि देखिए इन तीनों के फार्मूला में आपका आता है 1 अपॉन वॉल्यूम, सब में रहेगा, नीचे जो है वॉल्यूम सब में रहेगा फार्मूला में। सिर्फ मोलालिटी के फार्मूला में होता है यहाँ पर आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी के फार्मूला में कहीं वॉल्यूम नहीं होता है और वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। लेकिन मोलालिटी के फार्मूला में कहीं वॉल्यूम नहीं आता है, इसलिए टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है। तो मोलालिटी आपका जो है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहता है 234.2 ग्राम ऑफ सुगर सिरप कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। व्हाट इज द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मोलल कंसंट्रेशन जो आपसे पूछा है यहाँ पर देखिए, मोलल कंसंट्रेशन का अर्थ होता है मोलालिटी। तो आपसे मोलालिटी पूछ रहा है। मोलालिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अगर लिखते हैं तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मोलालिटी पूछा है तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। और अगर ग्राम में लिखते हैं तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉलिड को निकालने के लिए आपको सॉलिड पता होना चाहिए कौन सा सॉलिड है, ठीक है, और उसका फिर गिवन मास और मोलर मास। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप। एक शुगर का सिरप है जो कि कंटेन करता है 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। तो ये शुगर कितना रखता है, उसमें 34.2 ग्राम ऑफ शुगर है। इसका मतलब कि सॉल्यूट क्या है आपका, सॉल्यूट आपका है शुगर, और इस शुगर का मास कितना दिया हुआ है, 34.2 दिया हुआ है। अर्थात आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 34.2 ग्राम। और अगर सॉल्यूट का वेट है तो आप इसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकालेंगे। शुगर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 342 ग्राम आपका होता है। अब चलिए इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, तो सॉल्वेंट देखिए पूरा शुगर का सॉल्यूशन का ही मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन में से सॉलिड घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का जब जिक्र नहीं किया है तो सॉल्वेंट के रूप में क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट का मास निकालिए। देखिए वेट ऑफ आपका सॉलिड दिया, वेट ऑफ सॉलिड दिया हुआ है 34.2 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर यानी कि जो सॉलिड है उसका निकालिएगा तो 342 ग्राम आ जाएगा। अब सॉल्वेंट का वेट निकालिएगा तो सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है ये टोटल, इसमें से आप 34.2 ग्राम हटा दीजिए तो आपका आ जाएगा टोटल 200 ग्राम सॉल्वेंट का मास। अब इसमें जरूरत पड़ेगा मोल्स ऑफ सॉलिड, तो मोल्स ऑफ सॉलिड निकालने का फॉर्मूला होता है सॉलिड का मोल बराबर गिवन मास ऑफ सॉलिड अपॉन मोलर मास ऑफ सॉलिड। गिवन मास दिया हुआ 34.2, मोलर मास आपका दिया हुआ 342, सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0.1 सॉल्यूट का मोल। अब क्या करना है, सॉलिड का मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना आया, 200, 2 यहाँ रख दीजिए 200 ग्राम में, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई। इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिएगा तो कितना बार में, 5 बार में, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या होगा, 0.5 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन्स बिकॉज। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों। पहाड़ों पर अगर जाते हैं, हाई माउंटेन्स पर जाते हैं, ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने के पीछे कारण क्या होता है, क्योंकि आप अर्थ पे रहते हैं, पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के लगभग बराबर होता है। जब आप धीरे धीरे ऊपर उठते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, घटता है, और जब प्रेशर कमता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, जब प्रेशर आपका घटेगा, ठीक है,
प्रेशर आपका क्या होगा, घटेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, घटेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने के कारण, ऊपर ऊंचाई पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो डिक्रीज करने लगता है।